उससे मिलने से पहले मैं खुश थी, लेकिन अब मैं जिंदा हूँ और यह दोनों एक ही चीजें नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जमाइकन अमेरिकन ऑथर निकोला यून द्वारा लिखी गई उनकी बेस्ट और सबसे प्रसिद्ध यंग अडल्ट नॉवेल एवरीथिंग एवरीथिंग की कहानी को सुनेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी, निकोला यून का जन्म जमाइका में हुआ था और वे ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पली बड़ी हैं। निकोला को छोटी सी उम्र से ही कहानियां लिखने का शौक था। यून ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में इमर्सन कॉलेज से क्रिएटिव राइटिंग में डिग्री हासिल करते हुए प्रोफेशनल राइटिंग के सफर पर निकल पड़ी। तो बढ़ते हैं निकोला की लिखी नॉवेल एवरीथिंग एवरीथिंग की कहानी पर। कहानी की शुरुआत मैडलाइन वाइटर से होती है, जो एक सफेद कमरे में सफेद फर्नीचर के बीच रहने वाली एक लड़की है। अपने जीवन के सफर में मैडी ने शायद ही अपनी डॉक्टर माँ पॉलाइन और अपनी नर्स कारला के अलावा किसी से मुलाकात की होगी, क्योंकि मैडी का सारा वक्त सिर्फ उसके कमरे में ही बीतता था। मैडी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और ज्यादातर वक्त वो किताबें ही पढ़ती रहती थी। उसके कमरे में जो भी रंग थे वो सिर्फ मैडी की किताबों के कवर्स के रंग थे। उसके अलावा उसके कमरे का सब कुछ उसकी जिंदगी की तरह बेरंग और सफेद था। मैडी की सभी किताबें बाहर से एक प्लास्टिक कवर में लिपटी हुई आती थी, जहां इन्हें मैडी के पास भेजने से पहले डिकंटामिनेट यानी इस पे लगे कीटाणु को साफ किया जाता था। जब भी मैडी को एक नई किताब मिलती है तो वो सबसे पहले उन किताबों पर अपना पूरा नाम लिखती थी। उसे पता नहीं था वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उसकी माँ पॉलाइन कभी इन किताबों को नहीं पढ़ती थी और उसकी नर्स कारला का सारा वक्त सिर्फ मैडी को सांस लेते हुए देखने में गुजरता था। मैडी से कोई और मिलने नहीं आता था, फिर भी मैडी एक लिस्ट बनाती है रिवॉर्ड्स की, उन लोगों के लिए जो उसकी किताब ढूंढ निकालेंगे। यह रिवॉर्ड्स मैडी के ख्याली चीजों के थे, जैसे मैडी के साथ पिकनिक या स्नॉर्कलिंग से लेकर ज्यादा आम चीजों तक, जैसे मैडी के साथ चलना या बातें करना। अपने जमाने और अपनी उम्र की लड़कियों से बिल्कुल अलग मैडी उन सबसे खास थी। पिछले 17 सालों से मैडी ने अपने घर के बाहर कदम भी नहीं रखा था, और यह सब इसलिए था क्योंकि मैडी एक सबसे अलग और प्रसिद्ध बीमारी का शिकार थी। मैडी को सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी SCID था, जिसे बहुत लोग बबल बेबी डिजीज के नाम से जानते हैं। इस बीमारी के कारण मैडी हर चीज से एलर्जिक थी। वो खुद भी नहीं जानती थी क्या चीज उसके लिए घातक बन सकती है। मैडी की माँ पॉलाइन के मुताबिक बचपन में अपनी बीमारी की वजह से मैडी लगभग मरने वाली थी। मैडी की डॉक्टर माँ हर वक्त मैडी की सुरक्षा और उसके तबियत के बचाव को सुनिश्चित करते हुए हर सुबह मैडी की सांसों की गिनती लेती, उसके कमरे का तापमान और कमरे में आने वाले हवा की जांच करती थी। यह मैडी का 18वां जन्मदिन था और मैडी के पिछले हर जन्मदिन की तरह इस दिन भी मैडी की नर्स कार्ला की छुट्टी थी, ताकि मैडी और उसकी माँ पॉलाइन एक दूसरे के साथ मैडी के इस खास दिनों को बिता पाए। दोनों माँ बेटी उनके पारंपरिक सफेद केक यानी वैनिला केक खाते हैं और एक साथ हंसते रोते हैं। दोनों जानते थे मैडी कभी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि मैडी की बीमारी यानी SCID का अब तक कोई इलाज नहीं है। यह साल मैडी के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस साल मैडी 18 साल की हो जाएगी, यानी वो कानूनी तौर पर बड़ी हो चुकी थी। मैडी को दुख था अपने उम्र की बाकी लड़कियों की तरह ना तो वो कभी कॉलेज ना कभी प्रॉम जाने का मजा ले पाएगी। दूसरी सुबह कारला और मैडी मिलते हैं। कारला जानती थी मैडी ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया होगा। दोनों बातें करते हैं और हंसते हैं। तभी पड़ोस से ऐसी आवाजें आती है मानो कोई स्पेसशिप उनके पड़ोस में उतर रहा हो। झांकने पर मैडी और कारला देखते हैं यह उनके नए पड़ोसियों के उनके ट्रक से उतरने की आवाजें थी। मैडी थोड़ा डरती भी है, क्योंकि पिछले बार उनके पड़ोसियों के चले जाने के बाद से मैडी को अक्सर एलियन किडनैपिंग के सपने आते थे, जहां वो लोग सभी स्वस्थ लोग को अपने साथ ले जाया करते थे, बस बीमार मैडी को अकेला छोड़ देते थे। मैडी एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़े आदमी, एक लड़की जो उससे थोड़ी छोटी है और आखिर में एक लंबा पतला लड़का देखती है। वो लड़का पूरी तरह से काले कपड़ों में है और बहुत ही सुशोभित तरीके से चल रहा था। लड़के की माँ उसे ओली कहकर बुलाती है। वो लड़का घर को ध्यान से देख रहा है और फिर दीवारों पर चढ़ जाता है और एक विंडो सील से लटक जाता है।
ऑली की माँ उसकी तारीफ करती है, लेकिन उसके पिता उसे गुस्से में कहते हैं कि यह हरकत बंद करो। मैडी को ऐसा महसूस होता है मानो उसकी सांसें रुक रही हो। ऑली खड़ा होता है और उसकी नजर मैडी की आंखों से टकराती है। वो मैडी को मुस्कुरा कर देखता है, लेकिन मैडी इतना घबरा जाती है कि बस उसे गुस्से से देखने लगती है। उस रात मैडी सपना देखती है कि घर उसके साथ सांसें ले रही है। उसे डर लगता है उसकी सांस उसकी जिंदगी को उससे छीन लेगी। मैडी नए परिवार को देखती रहती है। हर दिन पिता काम पर जाते हैं, वापस घर आते हैं, शराब पीते हैं और परिवार पर चिल्लाते हैं। माँ सुबह गार्डनिंग करती है और दोपहर में घर का काम निपटाती है। ऑली की बहन, जिसका नाम कारा है, वो चुपके से सिगरेट पीती है और दिन भर अपने फोन पर टेक्स्ट करती रहती है या बात करती है। ऑली का कार्यक्रम बिल्कुल अनुमानित नहीं होता है, क्योंकि वो कभी कुछ और करता है। ऑली के पिता उसे ऑलिवर कहकर बुलाते हैं, जिससे मैडी को ऑली का सही नाम पता चलता है। ऑली का कमरा लगभग मैडी के कमरे के बिल्कुल सामने था और ऑली कभी अपने पर्दे भी नहीं बंद करता था, जिससे मैडी की नजर ऑली के हरकतों पे पड़ती रहती थी। कभी कभी ऑली दोपहर तक सोता रहता था, पर अधिकांश दिनों में वह सुबह 9 बजे के आसपास उठता है और अपने घर की छत पर झूल जाता था और वह अपना अगला घंटा वहीं बिताता था। मैडी कभी समझ नहीं पाती कि वो वहां क्या करता है। ऑली के कमरे में ज्यादा फर्नीचर नहीं थे और अभी तक उसने अपने बैग्स भी नहीं खोले थे। उसके कमरे में सिर्फ एक ही डेकोरेशन था, वो था जंप लंदन मूवी के पोस्टर का। जितना ज्यादा मैडी ऑली को देखती थी, ऑली को लेकर मैडी के मन में उत्सुकता उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हर शुक्रवार की शाम कार्ला हमेशा एक फ्रेंच थीम डिनर के लिए मैडी और उसकी माँ पॉलाइन के साथ रुकती थी, लेकिन उस रात का डिनर एक खटखटाहट की आवाज से रुक जाता है। पॉलाइन दरवाजा खोलती है और सामने ऑली और कारा को पाती है। दोनों भाई बहन अपनी माँ के हाथों बना बंडेड केक अपने नए पड़ोसियों के लिए लेकर आए थे। केक देते वक्त ही ऑली पॉलाइन को कह देता है, वैसे यह केक खाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। पॉलाइन मुस्कुराते हुए शुक्रिया करके इसे स्वीकार करने से मना कर देती है, लेकिन यह नहीं बताती है कि मैडी की बीमारी इसे मना करने का कारण है। ऑली पॉलाइन से मैडी की मौजूदगी का पूछता है और कहता है, क्या मैडी उन्हें उनका घर दिखा सकती है? यह सुनकर मैडी हैरान हो जाती है। पॉलाइन ऑली को सीधे मना कर देती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर वापस आ जाती है। पॉलाइन के चेहरे पर दुख नजर आ रहा था और वो मैडी से माफी मांगती है, क्योंकि पॉलाइन मैडी को नए पड़ोसियों के साथ घुलने मिलने का मौका नहीं दे पा रही थी। मैडी सोचती है कि पॉलाइन के लिए यह कितना मुश्किल होगा उसके लिए अपनी बीमार बेटी के साथ यूं कैद होना। डिनर के बाद मैडी अपने कमरे में जाती है और ऑली के लाए बंडेड केक का टेस्ट के बारे में सोचती है। मैडी अपने खिड़की से देखती है कि ऑली के पिता बंडेड केक को कारा से छीनकर ऑली पर फेंक देते हैं। ऑली और केक दोनों बच जाता है, लेकिन प्लेट टूट जाती है। ऑली के पिता गुस्से से चीखकर उसे सब साफ करने कहते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। मैडी देखती है कि ऑली आराम से केक को साफ करता है और फिर उसे छत पर ले जाता है। जब मैडी उसे अपने कमरे में देखती है तो वो फैसला करती है कि अब छुपने का समय खत्म हो चुका है। वो अपने कमरे की लाइट जलाती है और अपनी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ऑली भी अपने खिड़की पर होता है, लेकिन इस बार वो मैडी को देखकर मुस्कुराता नहीं, बल्कि अपने पर्दे खींचकर बंद कर लेता है। मैडी, जिसने अब तक अपनी किताबें, अपनी माँ और अपनी नर्स के साथ बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग अपनी दुनिया बना ली थी, उसे ऑली के ऐसे बर्ताव ने परेशान कर दिया था और मैडी का मन भी इस सच्चाई को जानता था। मैडी को बच्चों सा महसूस होने लगा था और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्यों उसने बाहरी दुनिया पर गौर करना छोड़ दिया। कार्ला को भी मैडी की यह हालत देखकर अफसोस होता है, पर कार्ला को यकीन था मैडी ने अब तक इन बंद कमरों में खुद को बहुत अच्छे से संभाला है और वो आगे भी मजबूत रहेगी। मैडी लॉर्ड ऑफ फाइल्स किताब को पढ़ रही थी और उसे समझ आता है कि लड़के निर्दयी होते हैं। 2 रातों बाद मैडी थोड़ा बेहतर महसूस करती है। फिर अचानक उस रात उसे खिड़कियों से एक हल्की सी आवाज आती है, जिसे वो पहले नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब और आवाजें आती है तो वो उठकर देखती है कि ऑली की खिड़की खुली हुई है।
लाइट्स बंद थी और उसकी खिड़की की रेलिंग पर बंडेड केक अभी भी रखा हुआ था, जिस पर गुगली आंखें लगे होते हैं। केक धीरे से हिलता है और नीचे गिर जाता है। मैडी एकदम से हांफती है, मानो जैसे केक ने सुसाइड कर लिया हो। एक स्पॉटलाइट उस केक पर नीचे जमीन पर चमकती है। हैरानी की बात यह है कि केक अब तक बचा हुआ होता है। मैडी को ऑली का हाथ दिखाई देता है, जो ग्लव्स पहने हुए था। ऑली मैडी को हंसाने के लिए खुद भी कूदने का नाटक करता है, लेकिन वो खुद सामने नहीं आता। अगली रात मैडी अपने खिड़कियों पर आने वाली आवाजों को नजरअंदाज करती है और फिर उसके अगली रात भी ऐसा ही होता है। लेकिन चौथी रात तक मैडी खुद को रोक नहीं पाती और वो उत्सुक होकर अपनी खिड़की से बाहर झांकती है। मैडी देखती है कि बंडेड केक ऑली की खिड़की पर एक बार फिर बैठा है और इस बार बंडेड केक पट्टियों से लिपटा हुआ था। अगली रात बंडेड केक एक टेबल पर मार्टिनी, सिगरेट्स और दवाई की बोतल्स के साथ रखा होता है, जिसमें खोपड़ी और खतरे का निशान लगा होता है। मैडी सोचती है कि शायद यह बंडेड केक फिर से सुसाइड करने वाला है। फिर अगले दिन बंडेड हॉस्पिटल में आईवेट फ्लूइड्स के साथ लेटा हुआ दिखाता है। ऑली डॉक्टर की तरह व्हाइट जैकेट पहने हुए बंडेड के दिल के धड़कनों को सुनता है और घबराहट के साथ मैडी की तरफ देखकर अपना सर हिलाता है। मैडी अगले दिन देखना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी देख ही लेती है। उसे ऑली दिखता है, जो पुजारी की तरह कपड़े पहने हुए था और बंडेड का अंतिम संस्कार कर रहा था। खुद को रोकते हुए भी मैडी जोरों से हंस पड़ती है। ऑली भी मुस्कुराता है। एक मार्कर से ऑली अपनी खिड़की पर एक नोट लिखता है। पिछले हफ्ते जो बुरा मंजर था, ऑली उसके लिए माफी मांगता है। साथ ही वो अपना ईमेल एड्रेस भी उस खिड़की पर लिख देता है। ईमेल में मैडी ऑली को अपना परिचय देती है और कहती है कि ऑली को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैडी ऑली से पूछता है कि बंडेड केक किस चीज का बना है, जिस पर ऑली मजाक से कहता है पत्थरों से। दोनों हंसी मजाक करते हैं। ऑली का सही नाम ओलिवर पता होने की वजह से ऑली मैडी को जासूस कहकर भी मैडी का मजाक उड़ाता है। अगले कई दिनों तक मैडी और ऑली रोजाना एक दूसरे से रात के खाने के बाद बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे। मैडी बताती है कि उसकी माँ जापानीज अमेरिकन है और उसके पिता अफ्रीकन अमेरिकन थे। ऑली मैडी से कहता है कि अब वो दोस्त बनने वाले हैं। मैडी ऑली से सवालों की बारिश करती है कि वो कहाँ से है, उसके सारे कपड़े काले क्यों हैं और उसके टैटू के बारे में पूछती है। ऑली मैडी को बताता है कि वो ईस्ट कोस्ट से है और अपने सर शेव किया है, इसलिए वो टोपी पहनता है। ऑली मैडी से उससे घर में कैद रहने के कारण को भी लेकर सवाल करता है, पर वो ऑली को इसके पीछे का कारण नहीं बताती। मैडी पूछती है कि क्या ऑली उसे सुंदर समझता है और ऑली कहता है कि वो सुंदर है। दोनों अपने पसंद और नापसंद के बारे में बात करते हैं। यह जानकर मैडी को लगता है शायद वो दोस्त नहीं बन पाएंगे। मैडी ऑली से उसके पिता के उस पर नाराजगी के कारण पूछती है, पर ऑली इस बात को एक राज कहकर टाल देता है। आखिरकार मैडी ऑली से अपनी बीमारी के सच को बता देती है और अब ऑली मैडी से कहता है कि वो अपने खिड़की पर आए ताकि वो उसे देख सके। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी थी। मैडी घर पर ही रहकर अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी कर रही थी। यह तीसरी बार था जब वो अपने टीचर मिस्टर वाटरमैन से मुलाकात कर रही थी। मैडी को लगता है क्योंकि पॉलाइन ने ऑली और कारा को उसके घर नहीं आने दिया था, इसलिए पॉलाइन ने मैडी की खुशी के लिए मिस्टर वाटरमैन को घर आने की इजाजत दी थी। मिस्टर वाटरमैन मैडी के डिजाइन्स की तारीफ करते हैं। मैडी ऑली के साथ अपने रिश्ते को कार्ला से छुपाने की कोशिश करती है, पर जब कार्ला मैडी का अपना ईमेल चेक करते हुए उसे पकड़ लेती है, तो कार्ला यह मैडी को बताती है कि उसे कुछ समय से पता था कि मैडी और ऑली के बीच कुछ चल रहा है। कार्ला मैडी से पूछती है मैडी ने उससे क्यों छुपाया कि वो ऑली को पसंद करती है। मैडी कहती है वो नहीं चाहती है कि कार्ला उसकी चिंता करे या इस वजह से परेशान हो। 15 मिनट बाद ही मैडी कार्ला से कहती है कि क्या ऑली उससे मिलने आ सकता है। कार्ला इस बात पर हंसी मजाक करते हुए कहती है कि सभी नौजवान जितना हो सके
उतना कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो मना कर देती है। मैडी कार्ला को समझाने की कोशिश करती है कि ऑली को डिकंटामिनेट किया जा सकता है, लेकिन कार्ला कहती है कि मैडी पागल है। पर मैडी बार बार कार्ला से ऑली से सामने से मिलने की जिद करती है और कहती है वो दोनों मिलकर मैडी की माँ पॉलाइन से इस मुलाकात की बात को छुपा भी सकते हैं। वो कार्ला को मनाने की कोशिश करती है कि वो ऑली को अच्छे से सैनिटाइज करेंगे और उससे दूर रहकर बातें करेंगे। 2 दिन बाद कार्ला मैडी से कहती है कि वो अपने आप को अच्छा से तैयार करे ताकि वो ऑली के साथ सन रूम में 20 मिनट का वक्त बिता सके। ऑली वहां पहले से ही था, डिकंटामिनेट होकर वो मैडी का इंतजार कर रहा था। मैडी परेशानी से खुद को आईने में देखती है और अलग अलग चेहरे बनाकर खुद को ऑली के सामने लाने के लिए तैयार करती है। मैडी यह सोचकर परेशान होती है कि यह विजिट बहुत रिस्की फैसला है। इस बात के जवाब में कार्ला कहती है सब कुछ एक रिस्क है, कुछ नहीं भी करना एक रिस्क है, यह तुम्हारे हाथों में है। ऑली से मिलने जाने से पहले मैडी ऑली को एक ईमेल भेजती है और कहती है उनकी मुलाकात शानदार होगी। मैडी ऑली को बताती है जिस सनरूम में ऑली अभी बैठा है उसके नकली पेड़ और पुराने फर्नीचर कैसे मैडी को कभी कभी बाहर होने का एहसास महसूस कराते हैं और कैसे कभी उन्हीं में वो कैद मछली जैसा एहसास करती है। मैडी को लगता है कि उनके मैसेजेस के बाद वो ऑली को जानती है, लेकिन ऑली को अपने सामने देखना मैडी के लिए एक अलग अनुभव था। ऑली लंबा था और ऑली की आंखें नीले रंग की थी, जैसे ऑली ने मैडी को बताया था। ऑली को देखकर मैडी सोचती है कि ऑली की चमड़ियां छूने पर गर्म होगी। मैडी कह देती है कि ऑली उससे अलग है जितना उसने सोचा था और ऑली हंसकर कहता है यह सच है, वो ज्यादा ही आकर्षक है। दोनों हंसते और बातें करते हैं। मैडी ऑली को बताती है वो अपने पूरे जिंदगी से बीमार है और वो कैसे अब तक बाहर नहीं गई है और वो ऐसी चीजों की ख्वाहिश नहीं करना चाहती जो उसे नहीं मिल सकती है। ऑली पूछता है कि मैडी सबसे ज्यादा कहाँ जाना चाहती है। मैडी पहले आउटर स्पेस का नाम लेती है, लेकिन फिर कहती है कि वो समंदर को देखना चाहती है। ऑली कहता है कि वो समंदर का वर्णन करेगा, तो मैडी पूछती है क्या समंदर में रहना एक बड़े बाथटब जैसा होता है। ऑली कहता है कि ऐसा नहीं है, समंदर डरावना, ठंडा और जानलेवा होता है। वो कहता है कि उसे इससे नफरत है, लेकिन समंदर सुंदर और हत्यारा दोनों है। वहां पीने के लिए कुछ नहीं होता और अगर लहरें किसी को खींच लेती है तो समंदर को परवाह नहीं होती। मैडी ऑली से कहती है कि वो दुनिया देखना चाहती है। तभी कार्ला अंदर आती है और समझदारी से पूछती है क्या उन्होंने एक दूसरे को छुआ। ऑली मैडी की तरफ घूरता है, जिससे मैडी शर्मा जाती है और कार्ला को यकीन दिलाती है कि उन्होंने नहीं छुआ है। मैडी को पूरी तरह से लगता है वो अचानक से जल जाएगी। मैडी को लगता है उसे एक बीमारी हो गई है, जिसे वो हिस्टेरिकल एब्डोमिनल रेफोसेरिलिका कहती है, यानी पेट में मोनार्क बटरफ्लाइज होना। यह बीमारी हर 30 सेकंड में कम से कम एक लड़की को होती है। इसके लक्षण हैं उल्टी आना, चक्कर आना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना और ध्यान नहीं लग पाना। यह तब होता है जब आप अपने कोई रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ संपर्क में आते हैं। लेकिन जो लोग इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने क्रश के बारे में सोचने पर यह लक्षण महसूस होने लगते हैं। यह साफ था, मैडी पूरी तरह से ऑली के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। अगली सुबह मैडी को लगता है कि वो बीमार है, लेकिन कार्ला उसे चेक करती है और कहती है तुम्हें सिर्फ प्यार का बुखार है, तुम बीमार नहीं हो। मैडी जिद करती है कि वो प्यार में नहीं हो सकती क्योंकि प्यार का कोई मतलब नहीं है। कार्ला गंभीर लहजे में कहती है कि प्यार बेकार नहीं होता, प्यार सब कुछ के लायक है, सब कुछ। सिर्फ इसलिए कि मैडी सब कुछ का अनुभव नहीं कर सकती, इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कुछ भी अनुभव करना नहीं चाहिए। और बेकार प्यार भी जिंदगी का एक आम हिस्सा है। मैडी उलझी हुई और परेशान थी। उसे हर जगह ऑली नजर आ रहा था। मैडी को लग रहा था वो आसमानों में उड़ रही है। वो फैसला करती है वो प्यार में नहीं, बस ऑली को पसंद करने लगी है। मैडी अब खुद को ऑली से दूर करने की एक कोशिश करती है। उसे महसूस होता है
ज्यादा पाने की ख्वाहिश ज्यादा की इच्छाओं को मन में जगाता है। इसलिए वो ऑली से कहती है वो वीकेंड पे थोड़ी बिजी है और खुद को अपने कंप्यूटर और अपने ईमेल से दूर रखती है। वो यह भी सोचती है शायद उसका ईमेल ऑली के मैसेजों से भरा पड़ा होगा, पर उसके बाद भी वो अपना मेल्स नहीं देखती। मंडे को जब मैडी अपना ईमेल चेक करती है, वो हैरान हो जाती है कि ऑली ने उसे एक भी मेल नहीं किया था। वो खुद यह महसूस करने की कोशिश करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके बावजूद भी वो हर सेकंड अपने ईमेल को रिफ्रेश कर देखती है। मैडी समझ जाती है ऑली ने उसे कोई ईमेल नहीं किया। मैडी कार्ला को अपनी परेशानी बताती है और कार्ला उसे समझाती है कि दिल के मामले में पड़कर दोस्तों को खोना बेवकूफी है, और मैडी को भरोसा दिलाती है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। पर मैडी खुद को ऑली के प्रति आकर्षित होने से रोक नहीं पा रही थी, और रोकती भी कैसे, ऑली इतना आकर्षक जो था। उस रात मैडी ऑली को एक ईमेल करती है और उससे माफी मांगती है। वो ऑली के सामने खुद को ऑली से दूर रहने और अपने डर के वजह को स्वीकार करती है। वो ऑली से कहती है इसका एक ही हल है, वो सिर्फ दोस्त रहेंगे। ऑली मान जाता है, दोनों हंसते हैं। कार्ला ऑली को दोबारा आने देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सिर्फ तब जब एक पूरा हफ्ता गुजर जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऑली की मौजूदगी मैडी की कोई एलर्जी ना जगा दे। यह हफ्ता मैडी के लिए मानो सदियों के इंतजार के बराबर था। यह हफ्ता गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऑली के आने वाले दिन मैडी पहले से ही अलग अलग कपड़े पहनकर देख रही थी, उस पे क्या अच्छा लगेगा। पर क्या मैडी के पास बस व्हाइट टी शर्ट और ब्लू ही जीन्स थे। वो अब चाहती थी वो अपने जिंदगी में भी रंगों को पहने। मैडी चाहती थी कि वो अपनी माँ से भी ऑली के बारे में बात कर सके, लेकिन अपने आप से कहती है कि इस रिश्ते को छुपाने में कोई नुकसान नहीं है। और जैसे कार्ला ने मैडी को कहा था, प्यार से उसकी जान नहीं जाएगी। उन दोनों की अगली मुलाकात थोड़ी छेड़छाड़ के साथ शुरू होती है। मैडी ऑली को बताती है उसके भाई और उसके पिता को मारने वाली ट्रक कंपनी ने मैडी की माँ को उनकी जिंदगी का जुर्माना दिया था, जिसके मदद से मैडी के इतने महंगे खर्चे के पैसे निकलते हैं। अब तक मैडी अपने मन में यह जान चुकी थी कि वह ऑली के साथ प्यार में अब पड़ने वाली है, और यह एक तूफान का आगाज होगा उसके जीवन में। मैडी पहली बार अपनी माँ पॉलाइन से कुछ छुपा रही थी। वो अब पॉलाइन के साथ कम बल्कि ऑली के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। वो रात के 2-3 बजे तक बस ऑली से बातें करती थी। इधर ऑली के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। ऑली के पिता शराब पीकर ऑली, उसकी बहन कारा और उनकी माँ तीनों पर चीखते चिल्लाते और खुद को समझदार पैसे कमाने वाला बताते थे। पर मैडी कोशिश करती थी वो ऑली के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाए। मैडी ने अब अपने लिए हर रंग के टी शर्ट और एक नया ब्लू शूज भी ऑर्डर कर दिया था। ऑली और मैडी नींद से थोड़ा परेशान लगने लगते हैं। ऑली यह मान लेता है कि कभी कभी उसका मन करता है कि वो गायब हो जाए और अपने माँ बाप को छोड़ दे। मैडी उसे तसल्ली देना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि सिर्फ शब्दों से बात नहीं बनेगी। वो उसे गले लगाना चाहती थी। उसे एहसास होता है कि शायद इसीलिए लोग एक दूसरे को छूते हैं। ऑली पूछता है क्यों ऐसा लगता है जैसे उसने हमेशा से मैडी को जाना है। मैडी को भी ऐसा ही लगता था। ऑली कहता है कि दुनिया एक पल में बदल सकती है, कि शायद मैडी के अलावा कोई भी निर्दोष नहीं है, और ऑली के पिता हमेशा से ऐसे नहीं थे। ऑली के पिता कभी एक मेहरबान और खुशमिजाज इंसान थे। जब से उनका काम फ्रॉड के इल्जाम में छूट गया, तब से उन्होंने पीना शुरू कर दिया। ऑली सोचता है अगर उसके पिता काम से नहीं निकाले गए होते तो शायद सब कुछ बिल्कुल अलग होता। एक छोटी सी घटना जो बीत गई उसे वर्तमान में इतना बड़ा फर्क डाल दिया था। अगली मुलाकात में मैडी और ऑली में वो करीबियां आती है जो दोस्ती से बढ़कर थी। पर ऑली मैडी को यह आश्वासन दिलाता है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो अब भी अच्छे दोस्त रह सकते हैं। कुछ रात बाद जब मैडी और पॉलाइन साथ में वक्त बिता रहे थे, तभी ऑली के घर के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। जब मैडी और पॉलाइन खिड़की पर देखने निकलते हैं तो वो देखते हैं ऑली के शराबी पिता उसके माँ के साथ मारपीट कर रहे थे।
और जब ऑली ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, तभी ऑली के पिता ने ऑली पर हाथ उठा दिया। यह देखकर मैडी खुद को रोक नहीं पाई और वो भागकर बाहर निकल जाती है। मैडी ऑली के पिता पर चीखती है और ऑली मैडी को अंदर जाने कहता है। मैडी की यह हरकत देख पॉलाइन चौंक चुकी थी और वो अब यह जानती थी ऑली मैडी के लिए कोई अजनबी तो नहीं है। मैडी शर्मिंदा थी पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। पॉलाइन जान चुकी थी इसके पीछे कार्ला का ही हाथ है और वो कार्ला को नौकरी से निकाल देती है। मैडी रोती है। कार्ला मैडी को याद दिलाती है जिंदगी एक तोहफा है और उसे इस तोहफे को जीने का हक है और निकल जाती है। मैडी और ऑली दोनों अपने खिड़की से इशारों में बातें करते हैं। ऑली मैडी से माफी मांगने की कोशिश करता है पर मैडी कहती है यही जिंदगी है। पॉलाइन ने मैडी के लिए नई नर्स ढूंढ ली थी जो जल्द ही मैडी को देख रेख करने आने वाली थी। मैडी चाहती थी पॉलाइन कार्ला को वापस बुला दे, पर पॉलाइन ना तो कार्ला को वापस बुलाने वाली थी ना ही मैडी को उसके इंटरनेट वापस करने वाली थी जिसकी मदद से मैडी ऑली से बात कर सके। अब मैडी ऑली को खिड़कियों से बस देखा करती थी। वो लोग खिड़कियों पर मैसेज लिखकर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। ऑली ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया था और एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त मैडी ऑली के पास एक लड़की को देखती है, पर मैडी उसे अनदेखा करने का नाटक करती है। मैडी को अपनी माँ के शब्द याद आते हैं। शायद मैडी का दिल टूटने वाला था। उस रात जब मैडी अपनी खिड़की पर पहुंचती है, ऑली लिख कर बताता है वो लड़की उसकी लैब पार्टनर है और मैडी इशारे में समझाती है कि वो जलन महसूस नहीं करती। मैडी बताती है कि कभी कभी वो अपनी पसंदीदा किताबों को पीछे से आगे तक पढ़ती है। जब वो ऐसा करती है तो किताबों के किरदार वापस जिंदा हो जाते हैं, रास्ते भटक जाते हैं और आशिक अजनबी बन जाते हैं। वो सोचती है अगर उसकी जिंदगी एक किताब होती तो यह आगे से पीछे दोनों तरफ एक जैसे पढ़ी जाती, जब तक ऑली उसकी जिंदगी में नहीं आया था। अब मैडी को लगता है उसके जिंदगी का कोई मतलब नहीं बनता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वापस उस जिंदगी में लौट सके जब उसकी किताबें ही काफी होती थी। जो कुछ भी उसने सीखा है वो किताबों से ही सीखा था, पर अब उसे पता है कि किताबों में लिखे जाने वाले शब्द कभी भी ऑली को छूने के बराबर नहीं हो सकते थे। एक रात फिर ऑली के घर से लड़ाई और ऑली को मार पड़ने और उसके रोने की आवाजें मैडी को आती है। रात के 3 बजे थे। ऑली के कमरे की लाइट्स ऑफ थी। इतना बेबस और लाचार मैडी ने खुद को कभी महसूस नहीं किया था। वो भागकर बस ऑली के पास जाना चाहती थी। मैडी अब बदल चुकी थी। ऑली से मिलने से पहले वाली मैडी अलग थी जो अपने किताबों में खुश थी और अब वो अलग है। मैडी को एक तस्वीर याद आती है। जब मैडी छोटी थी उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। उसके पिता और उसके भाई जिंदा थे और वो अपने पूरे परिवार के साथ हवाई आइलैंड्स पर थी। क्या मैडी को अपना वो आजाद जीवन वापस मिल सकता है? मैडी अपनी माँ से माफी मांगती है क्योंकि ऑली के बिना अब वो जिंदा नहीं थी। ठीक द लिटिल प्रिंस की कहानी की तरह जिसे पॉलाइन ने मैडी को सुनाया था, जिसमें प्रिंस मर जाता है इसलिए नहीं कि यह उसकी चाहत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने गुलाब के बिना जिंदा ही नहीं था। मैडी अपने घर के दरवाजे को खोलकर चुपके से ऑली की खिड़की तक पहुंचती है और उसकी खिड़की पर पत्थर फेंक कर उसे अपने पास बुलाती है। दोनों करीब आते हैं। मैडी अपने साथ हवाई की 2 टिकटें लेकर आई थी और वो चाहती थी एक बार जिन खुले हवाओं में वो सांस ले रही है वो इन्हें हवाई जाकर ऑली के साथ महसूस करे, जहां मैडी बचपन में कभी अपने परिवार के साथ गई थी। ऑली मैडी को अपने कार में बैठाकर निकल पड़ता है। पहली बार मैडी असली लोगों को देख रही थी, ना कि मूर्तियों को। ऑली को मैडी के बीमार पड़ने का डर था, पर मैडी बताती है उसके पास नई दवाई है जो उसे अच्छा रखने काफी है। इन सब में कार्ला भी थी जो मैडी की मदद कर रही थी। मैडी और ऑली हवाई पहुंचते हैं और मैडी नंगे पैर समंदर में दौड़ जाती है। ऑली उसे अपना ख्याल रखने को कहता है, पर मैडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इस दुनिया का एक हिस्सा थी और यह दुनिया अब उसका हिस्सा था। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। होटल के कमरे में उन्हें बस एक ही बिस्तर मिला था। मैडी खुश भी थी और शर्मा भी रही थी। तभी मैडी के दिल में दर्द शुरू होने लगता है।
पर वो इस दर्द को फिलहाल नजरअंदाज करना चाहती थी। खाना खाकर दोनों बाहर निकलते हैं। ऑली अपने माँ और बहन के लिए तोहफे खरीदता है। ऑली पूछता है, मैडी अपनी माँ पॉलाइन के लिए क्या लेगी? मैडी सोचती है, वो उस औरत के लिए क्या ही ले सकती है जिसने अपनी पूरी जिंदगी मैडी के नाम कर दिया। पर मैडी यह भी सोचती है, बड़े होने के बाद बच्चे और माँ बाप में दूरियां आना आम है। अब मैडी और ऑली दोनों समंदर में एक साथ जाते और पानी में खेलकर अपना वक्त बिताते हैं। पॉलाइन ने मैडी के प्राइवेट मेल्स को पढ़ लिया था। पॉलाइन मैडी को वापस लेने अब निकल चुकी थी। मैडी और ऑली दोनों एक दूसरे से प्यार में थे और दोनों ने इजहार भी कर दिया था। प्यार लोगों को पागल बना देता है। दोनों ये खुद महसूस कर रहे थे। वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर बस एक दूसरे का साथ चाहते थे। अचानक मैडी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। ऑली तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। मैडी को देखने वाली डॉक्टर मैडी के धड़कनों की खराबी को नहीं समझ पाती। पॉलाइन मैडी के पास पहुंच चुकी थी। वो लोग लौट रहे थे। मैडी एक बार फिर शायद अब पूरी जिंदगी के लिए कैद होने वाली थी। ऑली दुखी था। मैडी अपने घर के कमरे में थी जो पूरी तरह से हॉस्पिटल बन चुका था। मैडी को अपनी माँ के लिए अफसोस था, पर मैडी को अब यह जिंदगी नहीं चाहिए थी। मैडी के मुताबिक उसकी माँ जैसा प्यार उसे करती है वो एक दहशत से कम नहीं था जहाँ वो कैद है। मैडी खुद में ही अब चिड़चिड़ाहट महसूस कर रही थी। वो अब ऑली के सवालों का भी ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। वो ऑली के सारे मैसेजेस को अपने इनबॉक्स से डिलीट कर देती है। कार्ला ने मैडी को बोला था, प्यार सब कुछ है, पर शायद सब कुछ अब मैडी के लिए कुछ भी नहीं था। मैडी ने ऑली से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। ऑली भी अब मैडी को मैसेजेस नहीं भेज रहा था। पॉलाइन ने कार्ला को वापस मैडी की देखरेख के लिए बुला लिया था। कार्ला और मैडी एक दूसरे से मिलकर गले लगकर रोते हैं। एक बार फिर ट्रक की शोर मैडी को उसकी खिड़की पर वापस ले जाती है और एक बार फिर मैडी की नजर ऑली से मिलती है। इस बार सब कुछ बदल चुका था। मैडी अब ऑली के साथ प्यार में थी और शायद यह प्यार कभी नहीं खत्म होने वाला था। पर इस बार ऑली अपनी माँ और बहन के साथ उनका घर छोड़कर वापस लौट रहा था। मैडी एक बार फिर अपने ईमेल्स को देखती है। ऑली ने मैडी को लिख रखा था वो उसे प्यार करता है। तभी मैडी की नजर और एक ईमेल पर पड़ती है जो उसे डॉक्टर की तरफ से मिली थी जिसने हवाई में मैडी की जांच की थी। डॉक्टर ने मेल के सब्जेक्ट में लिखा था, सिर्फ तुम्हारे नजरों के लिए यह ईमेल है। डॉक्टर मेल में बताती है कि डॉक्टर के मुताबिक मैडी को SCID नामक कोई बीमारी है ही नहीं। उसे एक बार अपने माँ को छोड़ दूसरे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और मैडी की तबीयत बिगड़ने का कारण बस यह था कि उसने आज तक अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, जिससे उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई थी। मैडी के लिए यह यकीन करना मुश्किल था। वो बार बार डॉक्टर के मेल को पढ़ती है, गूगल करती है। मैडी को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली उसके साथ धोखा कैसे कर सकती थी। मैडी जाकर पॉलाइन से डॉक्टर की बातों को बताती है और बोलती है उसे यकीन है कि डॉक्टर ने गलत बोला है। मैडी पॉलाइन के करीब जाती है और पॉलाइन कहती है उसे मैडी को बचाना था। पॉलाइन के शब्द में घबराहट और दर्द था। यह कैसे हो सकता था? पॉलाइन ने अपनी ही बेटी मैडी के साथ इतना बड़ा धोखा किया था, आखिर क्यों? दूसरी सुबह कार्ला आती है। कुछ था जो कार्ला भी मैडी से छुपा रही थी। मैडी के लिए सब कुछ मानो उसके कल्पना से परे था। मैडी पॉलाइन के ऑफिस जाती है और अपने सारे टेस्ट रिपोर्ट और फाइल्स की जांच करती है। सच मैडी के आंखों के सामने था। मैडी को SCID जैसी कोई बीमारी नहीं थी। सब कुछ पॉलाइन ने मैडी से झूठ बोला था, सिर्फ मैडी को अपने से करीब रखने के लिए। अपने पति और बेटे को खोने के बाद से पॉलाइन बहुत डर चुकी थी और वो मैडी को बिल्कुल नहीं खोना चाहती थी। यह सब पॉलाइन ने मैडी को बस अपने करीब रखने किया था। पॉलाइन आज तक अपने पति और बेटे के मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। पॉलाइन दिमागी तौर पर दुखी और बीमार थी और इसका बदला उसने मैडी को कैद बनाकर उसकी बचपन और उसकी खुशियां ही उससे छीनकर हासिल की। मैडी चीखने लगी, चिल्लाने लगी। ऐसा कैसे हो सकता था? वो रोए, हंसे, क्या करे वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। वो एक ऐसी परी थी जिसकी पूरी जिंदगी बस एक झूठ थी। मैडी अब नए डॉक्टर से मुलाकात करती है जो उसे बताते हैं कि
मैडी के लिए जिंदगी अभी थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि उसकी नेचुरल इम्यूनिटी ने बाहरी इन्फेक्शन से लड़ना नहीं सीखा है। इसलिए वो बीमार भी पड़ेगी और उसे इस दुनिया को धीरे धीरे अपने अंदर समाना होगा। पॉलाइन को मेंटल काउंसलिंग की जरूरत थी। मैडी अब पॉलाइन के साथ एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहती थी। वो ऑली को मैसेज करना चाहती थी, पर वो अनिश्चित थी कि ऑली उसे क्या बोलेगा। मैडी ने अपने कमरे के दीवारों को अब 4 रंगों से रंग दिया था और वो अपने कमरे के दरवाजे को अब बंद रखती थी। पॉलाइन को उससे बात करने की कोई इजाजत नहीं थी। असली पेड़, असली जानवर, सब कुछ अब मैडी ने अपने घर में सजाना शुरू कर दिया था। पॉलाइन के साइकेट्रिस्ट के साथ सेशन की शुरुआत हो चुकी थी। सब कुछ में मैडी को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। कारला चाहती थी मैडी पॉलाइन को माफ कर दे, पर मैडी के लिए शायद उस औरत को माफ करना मुमकिन नहीं था जिसने उससे उसका सब कुछ छीना है। मैडी ऑली को मेल करती है और उससे माफी मांगती है। वो फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ती है। मैडी को अब नहीं पता था वो कभी पॉलाइन के पास वापस लौटेगी भी या नहीं, क्योंकि पॉलाइन के साथ रहना अब मैडी के लिए घर नहीं था। प्यार सब कुछ के लायक है। वो न्यूयॉर्क पहुंचती है। मैडी ने ऑली को सिर्फ यह बताया था उसके लिए एक गिफ्ट उसके घर के पास एक पुरानी किताबों की दुकान में इंतजार कर रहा है, और पूरी फ्लाइट में उनकी मुलाकात का तसव्वुर कर रही थी। मैडी किताबों की दुकान में पहुंचती है। दुकान अंधेरी है और पुरानी किताबों की खुशबू से भरी हुई थी। ऑली के आने के 15 मिनट पहले मैडी किताबों को देखने में मशरूफ होती है। जब वक्त करीब आता है, उसके पेट में तितलियों का झुंड भर जाता है और वो छुप जाती है। कुछ मिनट बाद ऑली दिखाई देता है। इस बार उसने काला रंग नहीं पहना, उसकी टी शर्ट ग्रे थी। मैडी उससे इतना अलग देखकर घबराने लगती है, पर फिर यह सोचती है कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। ऑली अपना फोन निकालकर मैडी के दिए गए डायरेक्शंस को चेक करता है, जो यह है कि उसे उसका गिफ्ट SUI में मिल जाएगा। ऑली मैडी की किताबों को दूसरे के आगे रखा देखकर रुक जाता है। मैडी सोचती है कि अब उसे समझ में आ गया है कि सिर्फ एक पल नहीं था जो उसने यहाँ लाया है, बहुत सारे पल थे, और एक इंसान की जिंदगी कई तरीके से बदल सकती है। उसके जिंदगी के कई वर्जन्स हैं। कुछ में वो बीमार है, कुछ में वो हवाइयों में मर गई, और कुछ में उसके पिता और भाई जिंदा हैं। पर इस वर्जन में ऑली उसकी जिंदगी का हिस्सा है। जब ऑली किताब उठाता है, मैडी उसकी तरफ चल पड़ती है। ऑली मुस्कुराता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।